Hello students, welcome to my YouTube channel Notes वाले दोस्त, the one stop place for all your CBSE class 10th notes and study guide। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ पावर शेयरिंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम बेल्जियम मॉडल डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि बेल्जियम का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था एंड वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी जिसकी वजह से हमें बेल्जियम मॉडल क्रिएट करना पड़ा था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। केस स्टडी बेल्जियम अ स्मॉल कंट्री विद अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो हमारे एक ये बहुत स्मॉल कंट्री है जिसकी जो पूरी सोसाइटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वाई? बिकॉज उसके जो जोग्राफिकल फैक्ट्स अगर हम देखें तो इट इज़ लोकेटेड इन यूरोप। इसकी बॉर्डर्स में आते हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, तो अब ये जो है अगर हमारा आपको हिस्ट्री का चैप्टर याद होगा तो उसमें भी हमने देखा था कि यूरोप की जो बॉर्डर्स हैं उसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स ये सब आते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ स्मॉलर दैन हरियाणा विद 1 करोड़ प्लस पॉपुलेशन। तो अगर साइज़ की बात करें तो हरियाणा से ये ऑलमोस्ट हाफ है साइज़ में, बिकॉज हरियाणा की पॉपुलेशन ओवर 2 करोड़ है एंड इसकी पॉपुलेशन हाफ है, एग्जैक्ट 1 करोड़ प्लस। अगर यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन देखें तो 59% ऑफ द पीपल आर डच स्पीकिंग। इसमें फ्लेमिश रीजन में तो जो हमारा हमारा बेल्जियम का जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, फ्लेमिश रीजन एंड वेलोनिया रीजन। तो जो हमारा फ्लेमिश रीजन है वहाँ पे 59% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डच स्पीकिंग एंड जो 40% लोग हैं जो कि आई थिंक माइनॉरिटी आप बोलोगे वो फ्रेंच स्पीकिंग है। ये हमारी पूरे बेल्जियम एज अ कंट्री की बात हुई एंड 1% पीपल आर जर्मन स्पीकिंग। नाउ जो कैपिटल है तो हमारा जो बेल्जियम का कैपिटल है वो है ब्रसल्स एंड ब्रसल्स में हमारा जो कॉम्पोजिशन है उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट क्रिएट्स अ माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट इन द कैपिटल। सी नाउ प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि जो हमारी पूरी कंट्री है इसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं वो बोलते हैं डच एंड जो माइनॉरिटी हैं वो बोलते हैं फ्रेंच। बट जो हमारा कैपिटल है मेन जगह पे यहाँ पे फ्रेंच डोमिनेटिंग है एंड डच हमारी माइनॉरिटी है। तो जो हमारी पूरी कंट्री है वहाँ पे भले ही डच हमारी मेजॉरिटी में स्पीक की जाती है बट लेकिन हमारे जो कैपिटल है उसमें फ्रेंच डोमिनेट कर रही है जिसकी वजह से मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी वॉज रिचर एंड पावरफुल। तो यहाँ पे भले ही फ्रेंच सोसाइटी हमारी माइनॉरिटी है बट ये ज़्यादा रिच हैं एंड पावरफुल है एंड द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड। मेजर टेंशन्स इन 1950s एंड 60s स्पेशली इन ब्रसल्स। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि भले ही डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में है लेकिन उनको डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है बिकॉज ना उनके पास इतना पैसा है ना उनके पास पावर है। इसकी वजह से ही यहाँ पे ब्रसल्स में स्पेशली जो हमारा कैपिटल स्टेट है वहाँ पे टेंशन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई थी इन द 1950s एंड 60s। देन अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली हमारी प्रॉब्लम क्या थी। बेल्जियम हैड एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो उसकी जो एथनिक एंड लैंग्वेज बेसिस पे बहुत डाइवर्सिटी थी बिकॉज 59% पीपल स्पोक डच इन द फ्लेमिश रीजन एंड 40% ऑफ द पीपल स्पोक फ्रेंच इन द वेलोनिया रीजन एंड 1% थे जर्मन स्पीकिंग लोग। बट इन द कैपिटल विच वॉज ब्रसल्स तो यहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे एंड 20% डच स्पीकिंग। टेंशन एग्जिस्टेड बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स स्पेशली इन ब्रसल्स। तो उसकी वजह से ही हमारे डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई थी स्पेशली इन द कैपिटल स्टेट। तो यहाँ पे अब यूनिक सोल्यूशन उन लोगों ने क्या लेके आए? तो उनका सोल्यूशन था बेल्जियन मॉडल। तो जो उनका बेल्जियन मॉडल था इट वॉज टू मैनेज दिस डाइवर्सिटी। बेल्जियम अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स 1970 से 1993 के बीच में एंड केम अप विद अ पावर शेयरिंग मॉडल अनलाइक एनी अदर। तो उन्होंने क्या हुआ कि उनके वहाँ पे जो डाइवर्सिटी थी उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया था 1970 से 1993 के बीच में। तो उन्होंने जब उसको चेंज किया तो उन्होंने एक ऐसा पावर शेयरिंग मॉडल बनाया जो कि बहुत यूनिक था एंड वो बाकी कंट्रीज से बहुत ही डिफरेंट था। अब उसके यूनिक फीचर्स क्या क्या थे? इक्वल पावर एट द सेंट्रल गवर्नमेंट। The Dutch and the French-speaking ministers have equal numbers. Some laws need majority support from both language groups. No one group can dominate the decision. तो ये कितना यूनिक एंड कितना
इक्वालिटी बेसिस यहाँ पे इन दोनों ही लैंग्वेजेस को दी जा रही है कि जो ये डच और फ्रेंच जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच में था उसके इक्वल होंगे मिनिस्टर्स। तो जो हमारा गवर्नमेंट है उसमें हमारे डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया इन लोगों के साथ में। प्लस जो भी लॉज थी ना यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट में, उनमें मेजॉरिटी सपोर्ट लगता था दोनों ही लैंग्वेजेस का। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक डिसीजन है, उस डिसीजन में हमें मेजॉरिटी लोग जो एक हैं लैंग्वेज के, उनका हमें डिसीजन चाहिए। फॉर एग्जांपल जो डच एंड फ्रेंच हैं दोनों को अपनी उस पर राय देनी पड़ेगी एंड दोनों को उस चीज़ पे अग्री करना पड़ेगा इन मेजॉरिटी। लाइक जो डच वाले हैं उनकी मेजॉरिटी एंड फ्रेंच वाले हैं उनकी मेजॉरिटी, किसी एक के भी डिसीजन से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एंड नो वन ग्रुप कैन डोमिनेट द डिसीजंस। यस एग्जैक्टली एज आई सेड कि किसी एक के डिसीजन को भी हम डोमिनेट नहीं करने देगा हमारा पार्लियामेंट, तो दोनों के डिसीजंस को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाएगी। देन द स्टेट गवर्नमेंट विद रियल पावर। हाउ? द सेंट्रल गवर्नमेंट gave many powers to the state governments. States are not subordinate to the center federal system. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने जो स्टेट गवर्नमेंट था उसको बहुत ज़्यादा पावर दे रखी थी एंड उन्होंने कहा था, हाँ सी मैनी पावर्स उन्होंने दे रखी थी एंड उन्होंने कहा था कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी फेडरल सिस्टम की सबॉर्डिनेट नहीं है। इट इज़ नॉट अ सबॉर्डिनेट टू द सेंटर। उन्होंने उसको अपने खुद के स्पेशल राइट्स दे रखे थे। तो द स्पेशल गवर्नमेंट फॉर ब्रसल्स, तो जो हमारी कैपिटल स्टेट है ना ब्रसल्स, उसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट क्रिएट की थी जिसमें बोथ डच एंड फ्रेंच हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अगेन इन्होंने यहाँ पे दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है, भले ही हमारी फ्रेंच मेजॉरिटी हो वहाँ पे या माइनॉरिटी हो, दोनों को इक्वल राइट्स हैं। एंड द फ्रेंच अग्रीड टू दिस बिकॉज डच अग्रीड टू इक्वालिटी इन द सेंटर। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, इस लाइन का क्या मतलब है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये जो लाइन है ना हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज जो हमारी कंट्री थी, कंट्री में डच की मेजॉरिटी थी बट जो हमारा कैपिटल था वहाँ पे फ्रेंच की मेजॉरिटी थी। तो इसीलिए यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि जो हमारी फ्रेंच है उसने अग्री किया था बिकॉज डच अग्रीड टू इक्वालिटी इन द सेंटर। क्योंकि यहाँ पे जो डच था ना, डच पीपल ने कहा कि ठीक है हम कैपिटल में माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी को इक्वल राइट्स देने के लिए परमिशन देते हैं, तभी फ्रेंच वाले मान गए थे कि ठीक है हमें यहाँ पे भी इक्वालिटी मंजूर है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, a unique third layer of government elected by the language groups that was Dutch, French and German across the regions, and it controlled the culture, education and language. See, this is such a unique model ना कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना जो स्टेट गवर्नमेंट था उसको तो उन्होंने स्पेशल पावर्स दे ही रखी थी एंड उसको उन्होंने एक सेपरेट पूरी अथॉरिटी दी थी जिसमें उन्होंने डच और फ्रेंच को इक्वल राइट्स दिए थे। बट यहाँ पे उन्होंने एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी लॉन्च किया था जो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। एंड बिकॉज यहाँ पे कम्युनिटी को लेके मैटर था, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दो लैंग्वेजेस के बीच में थी, दो कम्युनिटीज़ के बीच में थी, इसीलिए उन्होंने एक तीसरी लेयर ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट की थी जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे इलेक्ट होती थी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। जो वहाँ की मेजर 3 लैंग्वेजेस थी, ये 59% थी, ये 40% थी एंड ये यहाँ पे हमारी थी ओनली 1%। एंड ये कंट्रोल करता था हमारे कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस को। तो इन तीनों चीज़ों को लेके मेजर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई भी डिसीजंस लेने हैं, ये हमारे ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये उसको पूरा संभालती थी। अब वॉज इट सक्सेसफुल? क्या ये सक्सेसफुल हुई थी? येस, दो कॉम्प्लिकेटेड द मॉडल मेंटेन्ड पीस, अवॉइडेड सिविल वॉर एंड प्रिवेंटेड डिवीजन ऑफ द कंट्री। तो अब देखो क्या हुआ था ना, भले ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडल था बिकॉज इसमें 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ गए थे, लेकिन इसकी वजह से ना पूरे में मेंटेन हो रखी थी पीस। तो यहाँ पे बहुत शांति थी, दोनों जो हमारी लैंग्वेजेस थी उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ था एंड यहाँ पे सिविल वॉर भी नहीं हुआ था। बिकॉज सी अगर किसी को भी ऐसा लगता है ना कि उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, तो वो उसके लिए वे विरोध करते हैं, दे स्टार्ट फाइटिंग फॉर इट। तो यहाँ पे क्योंकि उन दोनों को ही उनके पूरे राइट्स दिए गए थे इसीलिए सिविल वॉर भी अवॉइड हो पाई थी। एंड यहाँ पे कंट्री को भी जो उसका डिवीजन हो सकता था डच और फ्रेंच में, वो भी पूरी तरीके से प्रिवेंट कर दिया गया था। Then Brussels became the HQ of the European Union. That is the symbol of unity. जो ब्रसल्स है वो हमारा कैपिटल स्टेट है, तो वहाँ पे जब पूरी तरीके से शांति एंड इक्वालिटी बन गई थी ना, इसीलिए पूरे यूरोपियन यूनियन में उसको सिंबल ऑफ यूनिटी माना जाता है कि इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को उन्होंने जितने अच्छे तरीके से हैंडल किया था, इट वॉज कमेंडेबल। एंड बेल्जियम शोज द सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव पावर शेयरिंग।
and Sri Lanka shows how ignoring minorities can lead to conflict. Now see, we'll read about Sri Lanka in the next video because ये वीडियो फिर थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी. बट द पॉइंट हियर इज़ कि जो बेल्जियम मॉडल है वो शो करते हैं कि अगर आप इंक्लूसिव पावर शेयरिंग करोगे एंड आप जो भी दो पार्टीज़ हैं उनको आप इक्वल राइट्स दोगे तो यहाँ पे वो सक्सेसफुल रहेगा एंड यहाँ पे आपके जितने भी सिविल वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सारे कॉम्प्लिकेशंस को आप रोक सकते हो सक्सेसफुली. तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा.